हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमारे चल रहा था वनस्पति जगत चैप्टर लेसन तीसरा, जिसका नाम है वनस्पति जगत, और ये क्लास 11th का है। तो हम इसका पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने किस किस ने इसका वर्गीकरण किया, कौन कौन से वैज्ञानिक आए, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था। कौन कौन से वैज्ञानिक ने किस किस वर्ष में इसकी लक्षणों को बताया था और कैसे कैसे वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया। तो हम ये पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो आई होप कि बच्चों आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और इससे आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं। इससे आगे के बारे में हम वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वनस्पति जगत के लक्षणों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम वनस्पति के लक्षणों की बात करते हैं। तो इसके लक्षण क्या थे, ये कैसे हैं, ये बहुकोश के होंगे। तो जो सबसे पहला लक्षण है, कैसे होंगे, बहुकोश के होंगे और यूकैरियोटिक के होंगे। लेकिन क्या सभी वनस्पति बहुकोश के होते हैं? नहीं, कुछ एक कोश के भी होते हैं। लेकिन सभी जो वनस्पति होंगे पादप जगत में आएंगे वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। तो सभी बहुकोश के नहीं होते, एक कोश के भी होते हैं कुछ, लेकिन सभी कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। ये इसका पहला लक्षण था। अब दूसरे लक्षण की बात करते हैं हम। तो जो दूसरा लक्षण होगा उसमें वो क्या होगा, इसमें वृद्धि क्या होगी, अनिश्चित होगी। तो इनमें वृद्धि क्या होती है, अनिश्चित होती है। दूसरा लक्षण क्या है, इनमें वृद्धि कैसी होगी, अनिश्चित होगी। इनमें निश्चित नहीं होती कि वृद्धि यहाँ तक ही होगी, इतनी ही होगी। कोई वृक्ष बड़ा है तो कोई छोटा है, और इनमें पूरे वर्ष में क्या होगी, वृद्धि होती रहती है। कोई शाखा टूट गई तो उसका क्या होगा, दोबारा वो उसकी वृद्धि हो जाती है। लेकिन मनुष्य की अगर बात करें, मनुष्य में कुछ वर्ष तक ही कुछ आयु होती है कि इतने वर्ष तक ही इसकी वृद्धि होगी। तो इनमें वृद्धि अनिश्चित होती है, इनकी कोई सीमा नहीं होती वृद्धि की। कहीं शाखा बड़ी होगी तो कहीं छोटी होगी, जड़ें भी कहीं ज़्यादा फैलाव होते हैं, कहीं में कम होता है। तीसरे लक्षण की अगर हम बात करें, इनमें निम्न स्तर की क्या होगी, संवेदनशीलता पाई जाती है। निम्न का मतलब है ना के बराबर, इनमें क्या होती है, संवेदनशीलता पाई जाती है। यानी कि ये संवेदना को ग्रहण नहीं कर सकते, गर्म ठंडा का अनुमान नहीं लगा सकते, नहीं उससे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं कि क्या गर्म है। अगर गर्म चीज़ इनके पास है तो उससे बचाव नहीं कर सकते। यानी कि इनमें निम्न स्तर की क्या होगी, संवेदनशीलता होती है, ना के बराबर होती है। लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य में संवेदनशीलता पाई जाती है, वो मेन लक्षण होता है। और ये मैंने पिछले भी आपको चैप्टर में बताया है, मेन लक्षण होता है संवेदनशीलता की। वे अनुमान लगा पाते हैं गर्म ठंडे को। अगर उनके पास कुछ चीज़ है या कुछ अनुभव हो रहा है, लग रहा है, तो वे अपने आप को क्या करते हैं, बचा लेते हैं, अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। तो इनमें संवेदनशीलता पाई जाती है मनुष्य में, लेकिन पादपों में नहीं पाई जाएगी। तो चौथा जो लक्षण है, इनमें कोशिका भित्ति क्या होगी, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार की क्या है, शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट है। एक प्रकार की शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज जिसका सूत्र है CnH2n और ON, यानी कि कार्बन सिंगल होगा, ऑक्सीजन भी इसमें सिंगल होगी, N, और जो हाइड्रोजन होगा उसके 2 अणु होंगे। तो ये इसका सेलुलोज का सूत्र होता है। लेकिन अगर हम सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज 6000 से 10000 ग्लूकोज को जोड़कर एक सेलुलोज बनी होती है। 10,000 से 6000 क्या होगा, ग्लूकोज को जोड़कर एक क्या बनता है, एक सेलुलोज बनता है। तो कई प्रकार के, अगर हम बात करें, कई प्रकार के ग्लूकोज को जोड़कर क्या बना है, एक सेलुलोज बना है। सेलुलोज क्या है, एक प्रकार की शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ तक हमने इसके 4 लक्षण देख लिए। अब 5वें लक्षण की बात करते हैं। जो 5वां लक्षण वो है
कि ये क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। तो जो पांचवा लक्षण होगा ये क्या बता रहा है कि ये स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषित उत्पादक होते हैं। स्वपोषी का मतलब ये जो अपना भोजन बनाएंगे ये प्रकाश की उपस्थिति बना लेते हैं। तो ये क्या अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं ही बना लेते हैं। अगर हम अगले लक्षण देखें तो ये क्या होते हैं, स्थलीय और जल में दोनों में ये क्या होंगे, पाए जाएंगे। स्थलीय भी होते हैं और जलीय भी होते हैं। दोनों प्रकार के जल में क्या होंगे, पाए जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। पांचों लक्षण स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। और स्थलीय और जलीय छठा लक्षण है जो स्थलीय और जलीय दोनों में ये दोनों प्रकार के जल में क्या होंगे, पाए जाएंगे। अगर हम सातवें लक्षण की बात करें तो इनमें खाद्य पदार्थ जो होगा वो क्या के रूप में होगा, स्टार्च के रूप में संचित होता है। यानी कि अगर इन्होंने 500 एटीपी बनाई है, 500 एटीपी में से ये 300 एटीपी उपयोग में ले लेते हैं भोजन को खर्च करने में, लेकिन 200 एटीपी इन्होंने स्टोर करके रखा है ताकि अगर कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसमें ही यूज़ कर लेते हैं। यानी कि अगर कल को उन्हें प्रकाश संश्लेषण नहीं मिला तो ये क्या करेंगे, अपने भोजन को अपने स्टार्च को जो बची हुई एटीपी है उसे स्टार्च के रूप में क्या करेंगे, उपयोग भोजन के रूप में उपयोग में ले लेते हैं। तो स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। संचित का मतलब स्टोर करके रखते हैं खाद्य पदार्थ को, ताकि आने वाली जो प्रतिकूल स्थिति उसमें ये यूज़ में ले सके। तो आठवां जो लक्षण है इसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का क्या होगा, जनन पाया जाता है। यानी कि लैंगिक तो इनमें हो गई प्लांट में, लेकिन अलैंगिक जनन भी इनमें पाया जाता है। तो दोनों प्रकार का जो क्या होगा, इनमें जनन पाया जाएगा। तो ये हमारे 8 लक्षण हमने पढ़ लिए वनस्पति जगत के। अब जो 9वां जो इनमें है लक्षण वो क्या है, इनमें पीढ़ी एकांतर। इनमें क्या होगा, यानी कि पीढ़ी एकांतर इनमें पाया जाता है। पीढ़ी एकांतर को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन मैंने पीढ़ी और अल्टरनेशन मैंने बदलाव। किसी चीज़ में क्या होता है, बदलाव होता है। यानी कि किसी चीज़ में क्या होता है, बदलाव लाना। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, बदलाव आता है। उसे क्या कहेंगे, हम पीढ़ी एकांतरण कहेंगे। अल्टरनेशन का मतलब क्या है, बदलाव लाना, बदलाव। और पीढ़ी यानी कि जनरेशन मतलब यानी कि पीढ़ी। किसी पीढ़ी में क्या होता है, बदलाव आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पीढ़ी एकांतरण कहेंगे। तो इसमें क्या होगा, पीढ़ी एकांतरण होगा। यानी कि कोई अगर मनुष्य कोई जीव है तो उससे अगर कोई जीव पैदा होगा तो मनुष्य होगा, और दूसरी अगर पहली पीढ़ी मनुष्य आई है तो दूसरी पीढ़ी मनुष्य आ गई। ऑब्वियसली बात है, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगी, मनुष्य ही जीव क्या होगा, पैदा होगा। लेकिन अगर हम किसी जीव की बात करें, कोई एक्स जीव है, एक्स पीढ़ी है और एक्स पीढ़ी ऐसी है, लेकिन उसके बाद ये एक्स पीढ़ी है, उसके बाद जो वाई पीढ़ी आएगी वो ऐसी होगी। लेकिन उसके बाद अगर हम जेड की बात करें, जो जेड पीढ़ी होगी वो भी कैसी होगी, पहली जो पीढ़ी थी उसके जैसी होगी। तो पहली पीढ़ी की जैसी कैसी, पहली पीढ़ी जो थी ऐसी क्या होगी, तीसरी पीढ़ी होगी। तो उसमें क्या आ रहा है, एक के बाद एक क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो पीढ़ी दर क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, पीढ़ी एकांतरण। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या आया, बदलाव आया। दूसरी पीढ़ी बदली तो जो तीसरी पीढ़ी थी वो कैसी बनी, पहले की जैसी पीढ़ी बनी। तो पहले की जैसी क्या हुई, बनी। यानी कि पीढ़ी में क्या हुआ, बदलाव आया। एक के बाद एक क्या हुआ, बदलाव आया, और जो तीसरी पीढ़ी बनी वो पहले की जैसी पीढ़ी बनी। तो इसे हम क्या कहेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यानी कि इसमें पीढ़ी एकांतरण में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। तो बदलाव को ही हम क्या कहेंगे, पीढ़ी एकांतरण कहेंगे। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। तो जनरेशन में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों में 2 प्रकार का बदलाव आता है। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, 2 प्रकार के बदलाव आते हैं। अगर हम बात करें बीजाणु उद्भिद की, इनकी एक बीजाणु उद्भिद है। बीजाणु उद्भिद को क्या कहेंगे हम, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है, बीजाणु उद्भिद है। उसके बाद जो
अगली जनरेशन आएगी वो कौन सी होगी? युग्मोद्भिद। युग्मोद्भिद होगी, यानी कि गैमेटोफाइट होगी। तो जो बीजाणु उद्भिद से बना है, बीजाणु उद्भिद से जो पीढ़ी आई है अगली, वो कैसी बनी है? युग्मोद्भिद। तो बीजाणु उद्भिद से क्या बने? युग्मोद्भिद। और फिर युग्मोद्भिद से क्या बनेगा? फिर उसके बाद क्या बनेगी? बीजाणु उद्भिद बनेगी। तो पादपों में जो पीढ़ी एकांतरण होगा वो दो प्रकार का होगा, यानी कि बीजाणु उद्भिद से क्या बनेंगे? युग्मोद्भिद बनेंगे, यानी कि स्पोरोफाइट से क्या बनेंगे? गैमेटोफाइट बनेंगे। यानी कि दो प्रकार का क्या हो रहा है? बदलाव आ रहा है। पहले बीजाणु उद्भिद बने तो उनकी संरचना कैसी थी? ऐसी थी। लेकिन उसके बाद युग्मोद्भिद बने, युग्मोद्भिद पीढ़ी में क्या आया? बदलाव आया। तो बदलाव आया तो उसके बाद जो युग्मोद्भिद के बाद बनेगा बीजाणु उद्भिद, वो कैसी बनेगी? वो पहले की जैसी होगी। तो ये दो प्रकार का क्या हुआ? इसमें बदलाव आया, यानी कि पीढ़ी एकांतरण क्या होगा? दो प्रकार के बदलाव से होगा। तो दो प्रकार का क्या होगा? दो प्रकार के बदलाव से होगा पादपों में पीढ़ी एकांतरण। तो इसे क्या कहेंगे हम? पीढ़ी एकांतरण। यानी कि बीजाणु उद्भिद बनेगा, फिर उसके बाद युग्मोद्भिद बनेगा, फिर उसके बाद बीजाणु उद्भिद बनेगा, फिर उसके बाद युग्मोद्भिद बनेगा। तो ऐसे ऐसे इनमें क्या होगा? चेंज आते रहेंगे। पीढ़ी एकांतरण में क्या होगा? बदलाव आता रहेगा। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसमें पीढ़ी एकांतरण हुआ, इसमें पीढ़ी एकांतरण इसे ही हम कहेंगे। तो जो बीजाणु उद्भिद होता होगा, जो बीजाणु उद्भिद हो उसमें जो कोशिका होगी वो कैसे होगी? द्विगुणित होगी। इसमें कैसे हो? कोशिका द्विगुणित होगी। अगर युग्मोद्भिद की बात करें तो इसमें कोशिका क्या होगी? अगुणित होगी। यानी कि जिसमें अगर हम इसमें विभाजन की बात करें तो जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें कैसे होंगी? कोशिकाएं जो होंगी सेम आएंगी। अगर हम पादपों के बीजाणु उद्भिद की बात करें तो उसमें कोशिका कैसी होंगी? द्विगुणित होगी। अगर युग्मोद्भिद की बात करें, युग्मोद्भिद में कैसे होगी? अगुणित होंगी। तो अगर बीजाणु उद्भिद की बात करें, अगर समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन में जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो समान रहती है और अर्धसूत्री विभाजन की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो ये समसूत्री अर्धसूत्री मैंने पीछे भी आपको कई बार बता चुकी हूँ मैं। तो हमने ये पढ़ा वनस्पति जगत के लक्षण। वनस्पति जगत के एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। इनमें वृद्धि कैसी होती है? अनिश्चित होती है। इनमें निम्न स्तर क्या होता है? संवेदनशीलता पाई जाती है, यानी कि ना के बराबर इनमें क्या होगी? संवेदनशीलता पाई जाती है। इनमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जो बहुत सारे ग्लूकोज से जुड़कर क्या एक सेलुलोज बनता है। जो सेलुलोज क्या है? एक प्रकार की शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसका सूत्र CnH2nOON है। जो 10,000 से 6,000 ग्लूकोज को जोड़कर क्या बनता है? एक सेलुलोज बनता है। और ये कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और उत्पादक होते हैं, यानी कि खुद ही क्या करते हैं? अपना खाना बना लेते हैं। स्थलीय और जल दोनों में पाए जाएंगे। इनमें खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में होगा और ये अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन करते हैं। और इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण का मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि बदलाव लाना। किसी पीढ़ी में दर पीढ़ी धीरे क्या होता है? बदलाव आता है। जिसे हम कहते हैं कोई जीव होता है, कोई एक्स जीव है, तो अगर कोई एक्स जीव है, कोई एक्स पीढ़ी है, तो उससे वाई पीढ़ी प्राप्त हुई है। उसके बाद जो जेड पीढ़ी होगी वो पहले के जैसी ही क्या होगी? पहले के जैसी होगी। तो ये क्या होगा? एकांतरण क्रम से बदलाव लाना किसी पीढ़ी में। अगर हम पादपों की बात करें, पादपों में दो प्रकार का पीढ़ी एकांतरण होता है, बीजाणु उद्भिद, युग्मोद्भिद। यानी कि दो प्रकार के क्या होंगे? इसमें बदलाव आते हैं, बीजाणु उद्भिद से युग्मोद्भिद, फिर उसके बाद बीजाणु उद्भिद। ऐसे ही इनकी एकांतरण चलता रहता है। तो ये जो बीजाणु उद्भिद होता है ये 2n होता है और युग्मोद्भिद कैसा होता है? अगुणित होता है। तो यहाँ तक हमने इसके लक्षण देख लिए। अब हम वनस्पति जगत का वर्गीकरण किस किस विज्ञानी ने कैसे कैसे किया उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। वनस्पति जगत का वर्गीकरण की बात करें, वनस्पति जगत का जो वर्गीकरण था वो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आइकलर एक वैज्ञानिक थे। आइकलर ने वनस्पति जगत का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। और वनस्पति जगत को दो भागों में बांटा था। एक का नाम था क्रिप्टोगेमस और एक का नाम था फिनोगेमस। तो क्रिप्टोगेमस और एक फिनोगेमस।
अगर हम बात करें आइकलैंड ने क्या किया था, वनस्पति जगत का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। तो कौन कौन 2 भागों में वनस्पति जगत का आइकलैंड ने क्या किया था, 2 भागों में बांटा, एक क्रिप्टोगेमस एक फिनरोगेमस। उसके बाद जो क्रिप्टोगेमस थे वे कैसे थे, बीज रहित पादप थे, यानी कि इसमें बीज नहीं पाए जाते। और फिनरोगेमस क्या थे, बीज युक्त थे, यानी कि इनमें बीज पाए जाएंगे। तो अगर हम क्रिप्टोगेमस की बात करें, क्रिप्टोगेमस ने भी 3 भागों में बांटा, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टाइटोफाइट। उसके बाद फिनोगेमस थे जो बीजयुक्त थे, उनको 2 भागों में बांटा, जिम्नोस्पर्म या इन्हें अनावर्त बीजी बोलते हैं, और एंजियोस्पर्म या इन्हें आवर्त बीजी बोलते हैं। आवर्त मैंने जो कवर से ढके हुए होते, अनावर्त यानी कि जो कवर से बीज ढके हुए नहीं होते। तो बच्चों अगले लेक्चर हम आगे का टॉपिक हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही। तो आप सभी का धन्यवाद।